चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जल्दी से एक बार क्लास के साथ जुड़ेंगे ताकि आज की इस कक्षा की हम विधिवत रूप से शुरुआत कर सके। मुझे बताएंगे क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? देखिएगा, कल हमने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम। तो अगर हम कल की बात करें तो हमारी जो क्लास थी उसमें हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी। ठीक है, नीति आयोग के बारे में हम पढ़ रहे थे और नीति आयोग में हमने बातें कर ली थी इसकी संरचना के बारे में भी। और इसके साथ ही साथ हमने इसके अंदर स्तंभ भी देख लिए थे कि नीति आयोग के कितने स्तंभ थे। तो नीति आयोग के कुल मिलाकर के कितने स्तंभ थे? तो 7 स्तंभ थे। कितने स्तंभ थे नीति आयोग के? 7 स्तंभ थे। अब उन 7 स्तंभ को हमने कल पढ़ लिया था, आपको याद होगा। ठीक है, आज हम उससे आगे बात करते हैं। आज हम ये बात करेंगे कि नीति आयोग और योजना आयोग के बीच में क्या डिफरेंस है ना। नीति आयोग का दृष्टिकोण क्या है, योजना आयोग का दृष्टिकोण क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बातें आज की इस कक्षा में आपसे करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपको इसी के बारे में डिस्कस करूंगा कि नीति आयोग का क्या दृष्टिकोण है, योजना आयोग का क्या दृष्टिकोण है। ठीक है, तो तैयार हैं आप लोग, सब लोग? ठीक है, फिर सूचकांक के बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन सा सूचकांक इसने जारी किया, क्या है क्या नहीं, वो तमाम बातें। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर आप कहें तो पीडीएफ का उपयोग कर लें, नहीं तो फिर लिख के ही काम चलाते हैं, है ना। तो आइए जरा हम इसके तुलनात्मक अध्ययन की बात कर लेते हैं। आपके सिलेबस में सीधा सीधा लिखा हुआ है नीति आयोग, इसलिए हमें यहां पर इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, शासी परिषद, क्षेत्रीय परिषद, विशेष आमंत्रित सदस्य, है ना, ये सब बातें हमने करी थी। इसके आगे की हम चर्चा करते हैं। तो आइए जरा अब अगले बिंदु की हम बातचीत करते हैं। तो जो अगला पॉइंट है वो किसको लेकर के है? तो हम लिखेंगे नीति आयोग और योजना आयोग का तुलनात्मक अध्ययन। योजना आयोग एवं नीति आयोग, है ना, योजना आयोग एवं नीति आयोग का तुलनात्मक अध्ययन के मध्य तुलना, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो कंपैरिजन हम कर रहे हैं दरअसल। ठीक है, कंपैरिजन हम लोग कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, कंपैरिजन के बारे में थोड़ा सा हम यहां पर चर्चा करेंगे, इन दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन है। ओके, तो कंपैरिजन हम लोग यहां पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं, एक तरफ मैं लिख देता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं मेरे साथियों योजना आयोग। योजना आयोग मैं यहां पर क्या लिखता हूं? योजना आयोग के नाम से आप इसे यहां पर लिखते हैं। योजना आयोग को प्लानिंग कमीशन बोलते हैं। योजना आयोग को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग प्लानिंग कमीशन के नाम से जानते हैं। प्लानिंग कमीशन। तो मैंने यहां पर क्या लिखा? योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन मैंने लिखा। ओके, प्लानिंग कमीशन। और एक तरफ में क्या लिखूंगा? नीति आयोग। नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग, है ना। देखो, सबसे पहली तुलना अगर मैं करूं यहां पर, तो हमें यह देखना होगा कि नीति आयोग और योजना आयोग जो है, ये दोनों जो है मेरे साथियों, है ना, इन दोनों के बीच में अगर हम बातचीत करें तो यहां पर ये देखिएगा, सबसे पहले मूल दर्शन की हम बातचीत करते हैं कि इन दोनों के बीच में मूल दर्शन क्या है ना। तो मूल दर्शन,
तो ये आधार में यहां पे लिखता हूं सबसे पहले मूल दर्शन, कि योजना आयोग का मूल दर्शन क्या है और नीति आयोग का मूल दर्शन क्या है। ठीक है, तो योजना आयोग के मूल दर्शन की अगर मैं बात करूं, मूल दर्शन का मतलब होता है इसकी उसकी कोर्स फिलोसॉफी क्या है। ठीक है, तो मूल दर्शन का मतलब होता है कोर फिलोसॉफी। योजना आयोग की क्या फिलोसॉफी है, तो योजना आयोग जो है ना वो एक प्रकार की कमांड इकोनॉमी को बनाता है। योजना आयोग केंद्रीकृत नियोजन पर आधारित है। किस पर आधारित है, तो याद रखिएगा ये केंद्रीकृत नियोजन पर आधारित है ना, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग पर आधारित। तो इसका जो मूल दर्शन है वो केंद्रीकृत नियोजन है। केंद्रीकृत नियोजन, केंद्रीकृत नियोजन है ना, केंद्रीकृत नियोजन है, या है ना केंद्रीकृत नियोजन पर आधारित, ऐसा लिख सकते हैं आप लोग, केंद्रीकृत नियोजन पर आधारित, केंद्रीकृत नियोजन पर आधारित। तो बेस्ड ऑन सेंट्रल प्लानिंग पर आधारित, या कुल मिलाकर के अगर हम बातचीत करें तो ये कमांड इकोनॉमी की बात करता है। कमांड इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी किसकी बातचीत करता है, तो कमांड इकोनॉमी की बातचीत करता है। और वहीं पर अगर हम चर्चा करें मेरे दोस्त किसके बारे में, किसके बारे में, नीति आयोग के बारे में, तो नीति आयोग का जो मूल दर्शन है वो क्या है, सहकारी संघवाद, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। तो सहकारी संघवाद का मतलब होता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सहकारी संघवाद एक शब्द है हमारे पास में, सहकारी संघवाद, है ना, सहकारी संघवाद का मतलब क्या होता है, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आप इसे बोलते हैं। ठीक है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, ये ऊपर एरो है इसका मतलब है इसको बढ़ावा देने की बात करता है। तो इसके मूल दर्शन में ये है। ठीक है, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, अगर सवाल ये पूछा जाए कि दृष्टिकोण कौन कौन से अपनाया जाते हैं, तो याद रखना योजना आयोग किस दृष्टिकोण को अपनाता है। दृष्टिकोण का मतलब होता है कौन सी अप्रोच को अपनाता है। ठीक है, तो योजना आयोग के द्वारा जो अप्रोच अपनाई जाती है वो कौन सी है, तो योजना आयोग जिस अप्रोच को अपनाता है उस अप्रोच का क्या नाम है। ठीक है, पहला तो था आपकी कोर फिलोसॉफी, दूसरा क्या था इसका दृष्टिकोण, दृष्टिकोण बोले तो, दृष्टिकोण बोले तो इसकी अप्रोच, कि भैया जो योजना आयोग है वो किस अप्रोच को अपनाता है। तो योजना आयोग जो है वो किस अप्रोच को अपनाता है, तो याद रखना योजना आयोग के द्वारा जो अप्रोच है वो है अप टू बॉटम योजना। मतलब ये शीर्ष पर, मतलब केंद्र सरकार योजना बनाती है और फिर राज्य सरकार में लागू होती है, उसको बोलते हैं अप टू बॉटम योजना। क्या बोलते हैं, अप टू बॉटम योजना, अप टू बॉटम योजना, अप टू बॉटम अप्रोच, या ऐसा लिखें अप टू बॉटम दृष्टिकोण, है ना, ये अप टू बॉटम दृष्टिकोण है। मतलब इसमें क्या लिखेंगे, तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि केंद्र क्या बनाता है, केंद्र योजना बनाता है, राज्य उसको लागू करता है, इसका मतलब ये है। तो अप टू बॉटम का मतलब है केंद्र योजना का निर्माण करता है, केंद्र योजना निर्माण करता है, केंद्र योजना बनाता है या नीति बनाता है, केंद्र योजना बनाता है और राज्य क्या करता है, राज्य उसे लागू करता है। तो राज्य उसे क्या करता है, लागू करता है, लागू लागू करता है। ठीक है, आ गई बात समझ में। वहीं पर नीति आयोग किस अप्रोच को अपनाता है, तो नीति आयोग बॉटम टू अप अप्रोच को अपनाता है। तो नीति आयोग बॉटम टू अप अप्रोच को अपनाता है, बॉटम टू अप अप्रोच, बॉटम टू अप अप्रोच को अपनाता है, बॉटम टू अप अप्रोच को अपनाता है। ठीक है, या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि नीति आयोग जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों से विकास करता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये विकेंद्रीकरण पर ज्यादा ध्यान देता है, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीयकरण, क्या बोल सकते हैं हम लोग, विकेंद्रीकरण के नाम से आप इसे जानते हैं, विकेंद्रीयकरण पर, विकेंद्रीकरण पर आधारित, डिसेंट्रलाइजेशन पर आधारित, ये डिसेंट्रलाइज्ड है ना, ये शक्तियों का क्या करता है, वितरण करता है ना। ओके, तो ये दूसरी अप्रोच है।
कौन सी अप्रोच है? ये दूसरी अप्रोच जो मैंने आपको बताई, ठीक है। इसके अलावा फाइनेंशियल पावर किसके पास में है? तो फाइनेंशियल पावर किसके पास में, वित्तीय शक्तियां किसके पास में? प्लीज एक्सप्लेन मूल दर्शन। मूल दर्शन इसको हम लोग बोलते हैं कोर फिलोसॉफी, मतलब योजना आयोग जो है उसका मेन बेसिक क्या है। तो योजना आयोग प्लान बनाता है ना, आपको पता है योजना आयोग के द्वारा पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती है और फिर देश का विकास किया जाता है। तो उसकी जो मूल फिलोसॉफी है वो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग पर है, ठीक है। और अगर सरकार ही प्लान बना रही है इसका मतलब है वो कमांड इकोनॉमी है। सही की गलत है? वो कमांड इकोनॉमी, क्योंकि सरकार ही सारे रिसोर्सेस पर कंट्रोल करके बैठी है, सरकार के हाथ में ही सारे रिसोर्सेस है, सरकार के पास उसकी ऑनरशिप है। हम बोल सकते हैं इसको कमांड इकोनॉमी, इसी को समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्टिक इकोनॉमी भी बोल सकते हैं। तो ये योजना आयोग का कोर फिलोसॉफी है। लेकिन नीति आयोग की फिलोसॉफी क्या है? नीति आयोग ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। इसका मतलब है राज्य सरकार और केंद्र सरकार साथ मिलकर देश का विकास करते हैं, है ना। नीति आयोग राज्यों को साथ में बिठाता है गवर्निंग काउंसिल के अंतर्गत कि आओ बैठो, हम मिलकर के देश का प्लान करते हैं कि देश को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। तो अगर मिल बैठ करके काम करेंगे तो मुझे बताओ राज्य अपने इनपुट भी तो रखेगा उसके अंदर कि नहीं नहीं मेरे राज्य की ये समस्या है और ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आप इसे बोलते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के नाम से आप इसे जानते हैं, ओके। अब अगला एक आधार हम देखते हैं। अगला आधार क्या है वो जरा समझने की कोशिश करना। अगला जो आधार है वो ये है मेरे साथियों, फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्तियां। तो वित्तीय शक्तियां क्या बोलते हैं इसे? फाइनेंशियल पावर के नाम से आप इसे जानते हैं। चलिए भाई, यहां पर फाइनेंशियल पावर्स जो है वो किसके पास में है? तो फाइनेंशियल पावर्स की अगर हम बात करें कि फाइनेंशियल पावर्स किसके पास में, तो क्या योजना आयोग के पास में फाइनेंशियल पावर है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि योजना आयोग के प्रमुख ही तो महात्मा अपने देश के प्रधानमंत्री जी हैं। योजना आयोग के प्रमुख कौन है? देश के प्रधानमंत्री। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्टली रूप से तो कुल मिलाकर के कंट्रोल तो है ही है, हम मान सकते हैं। तो याद रखना है वित्तीय शक्तियां किसके पास में है? तो योजना आयोग के पास में है ना। ये मंत्रालय को और राज्य सरकार को धन आवंटित करने की शक्ति अपने पास में रखता है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। तो हम इसके अंदर ये भी लिख सकते हैं कि फाइनेंशियल पावर्स में योजना आयोग में क्या लिखेंगे? तो योजना आयोग में लिखेंगे राज्यों एवं विभिन्न मंत्रालयों को धन आवंटित करने की शक्ति इसके पास में है। तो हम लिखेंगे राज्यों एवं मंत्रालय, मंत्रालय का मतलब अलग अलग मंत्रालय है, याद रखना है। तो राज्यों एवं मंत्रालयों को धन आवंटित करने की शक्ति, है ना, धन आवंटित करने की शक्ति इसके पास में थी। धन आवंटित करने की शक्ति, धन आवंटित करने की शक्ति इसके पास में थी। किसके पास में? तो याद रखना है मेरे दोस्त, योजना आयोग के पास में। पर क्या नीति आयोग के पास में ऐसी कोई शक्ति है? नहीं, नीति आयोग के पास में ऐसी कोई शक्ति नहीं है। इसके पास में कोई वित्तीय शक्ति नहीं है, ये केवल सलाहकारी है, एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? वित्तीय शक्तियां नहीं है इसके पास में, वित्तीय शक्ति नहीं है, केवल और केवल सलाहकारी। छोड़ो, नहीं लिखो, केवल नो, नहीं है ही नहीं इसके पास शक्ति, बात ही खत्म। इसके पास शक्ति ही नहीं है भाई साहब, ठीक है ना। तो इसके पास में शक्ति ही नहीं है। कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर? बताओ एक बार, ठीक है। यहां पर कोई समस्या तो नहीं है किसी को? बताओ। फाइनेंशियल पावर्स किसके पास में है वो सब मैंने आपको बता दी, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक है ना। बाकी आप सभी जानते हैं कि योजना आयोग जो है वो पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करके देश का विकास करता है। और नीति आयोग जो है इसने 15 ईयर विजन बनाया है कि 15 साल का क्या विजन है।
इसने 7 ईयर स्ट्रेटजी बनाई है, इसने 3 ईयर एक्शन एजेंडा अपनाया है और फिर देश का विकास किया है। ठीक है, तो अगली बात हम लिखेंगे इसके अंदर, क्या लिखेंगे? योजना प्रक्रिया, है ना, प्लानिंग प्रोसेस क्या है। एक और पॉइंट आ सकता है हमारा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें लिखेंगे योजना प्रक्रिया, योजना की प्रक्रिया, योजना की प्रक्रिया, योजना की प्रक्रिया, है ना। योजना प्रक्रिया में क्या आएगा? तो मैं आपको बता दूं कि जो योजना आयोग है वो योजना प्रक्रिया के अंतर्गत 5 ईयर प्लान बनाता है ना। तो याद रखना, ये पंचवर्षीय योजना बनाता है, 5 वर्षीय योजना, या 5 वर्षीय की जगह आप लिखें पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान बनाता है, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना का निर्माण करता था ये, है ना। और उसी के अनुसार किसी भी देश का नहीं, भारत का ही क्या करता था? विकास करता था। सही है कि गलत है? वहीं पर अगर हम नीति आयोग के बारे में बात करें तो ये पंचवर्षीय योजना नहीं बनाता है, फिर इससे क्या बनाता है? तो इसने 15 ईयर विजन बनाया, 15 वर्षीय विजन। क्या बनाया इसने? तो 15 वर्षीय विजन, 15 ईयर विजन, 15 वर्षीय विजन इसने बनाया है। और इसने 7 साल के लिए 7 वर्षीय स्ट्रेटजी भी बनाई है, 7 ईयर स्ट्रेटजी बोलते हैं आप इसे। तो हम लिखेंगे 7 वर्षीय रणनीति, 7 वर्षीय रणनीति, 7 वर्षीय रणनीति इसने बनाई है, 7 वर्षीय रणनीति इसने बनाई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसने और क्या बनाया? तो 3 ईयर का, 3 ईयर का एक्शन एजेंडा भी बनाया है ताकि देश का विकास किया जा सके। तो लिखेंगे 3 ईयर एक्शन एजेंडा, एक्शन एजेंडा, 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा बोलते हैं आप इसे, 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा, एक्शन एजेंडा, 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा ये बनाता है और फिर देश का विकास करता है। तो ये इसकी योजना प्रक्रिया है, किसकी? तो नीति आयोग की योजना प्रक्रिया। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। ऐसा कोई चीज तो नहीं है इधर उधर हो रहा हो, सब साथ साथ में लिखने की कोशिश की है मैंने। ठीक है, बढ़े आगे बढ़े। तो ये सारी बातें आपको यहां पर समझ में आ गई होगी। शासी परिषद भी मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं इसके उद्देश्य के बारे में कि योजना आयोग का क्या उद्देश्य है ना। उद्देश्य क्या है इसका, वो थोड़ा सा हम समझने, सॉरी, नीति आयोग के क्या उद्देश्य है। तो हेडिंग डालेंगे नीति आयोग के उद्देश्य, नीति आयोग के उद्देश्य, नीति आयोग का उद्देश्य। तो इसके उद्देश्य क्या क्या है? उद्देश्य का मतलब यहां पर ऑब्जेक्टिव को लेकर के है, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, नीति आयोग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। ओके, आइए जरा इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा यहां पर कर लेते हैं, किसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। तो नीति आयोग का जो मूल ऑब्जेक्टिव है उनकी हम चर्चा करें। सबसे पहली बात तो नीति आयोग ये चाहता है, नीति आयोग ये चाहता है कि देश का विकास हो, सभी चाहते हैं ऐसे। तो खैर देखेंगे, इसका सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। ये ऊपर एरो गया है, इसका मतलब है इसको बढ़ावा देने की बात की जा रही है। ठीक है, तो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, ये जरूर आपको याद रखना है। यहां पर सहकारी संघवाद, इसको हम अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? तो अंग्रेजी में इसके लिए जो शब्द है वो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, है ना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आप इसे कहते हैं। ठीक है, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इसको क्या करता है? ये बढ़ावा देता है। ठीक है, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। अब सहकारी संघवाद का मतलब कैसा है? तो सहकारी संघवाद का जो मतलब है उसका क्या अर्थ होता है? सहकारी संघवाद का मतलब सिंपल सा होता है कि राज्य सरकार
और केंद्र सरकार साथ मिलकर देश का विकास करे, इसी को बोलते हैं सहकारी संघवाद। ठीक है, तो लिखेंगे देश का या देश के विकास के लिए, देश के विकास, सहकारी संघवाद का मतलब क्या होता है? तो देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए, देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारें एवं केंद्र सरकारें राज्य सरकारें एवं केंद्र सरकारें एक मंच पर, एक मंच पर कार्य करें। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सहकारी संघवाद के नाम से जानते हैं। कुल मिलाकर के सहकारी संघवाद का मतलब यह भी होता है कि राज्य जो है वो केंद्र सरकार के साथ बड़े मतलब छोटे भाई की तरह से आगे बढ़े, या केंद्र अगर बड़ा भाई है, राज्य छोटा भाई है, तो दोनों साथ मिलकर घर का विकास करें। घर मतलब यहां पर देश है। ठीक है, तो साथ मिलकर देश का विकास करना, इसी को हम बोलते हैं सहकारी संघवाद। और हम यह भी कह सकते हैं कि राज्यों को साथ लेकर देश का विकास करना, है ना, राज्यों को शामिल करके देश का विकास करना, राज्यों को शामिल करके, राज्यों को शामिल करके देश का विकास करना, देश का विकास करना, है ना, राज्यों को शामिल करके देश का विकास करना। ये किसकी बात है? तो याद रखना सहकारी संघवाद के बारे में मैंने आपको लिखा। दूसरा जो इसका उद्देश्य वो क्या है? ज्ञान एवं नवाचार को बढ़ावा देना। ठीक है, ज्ञान एवं नवाचार को बढ़ावा देने की बात ये करता है। तो ज्ञान एवं नवाचार, नॉलेज एंड इनोवेशन, ज्ञान एवं नवाचार, ज्ञान एवं नवाचार को बढ़ावा देना। ये ऊपर एरो गया है, इसका मतलब है बढ़ावा देने की चर्चा हो रही है। तो ज्ञान एवं नवाचार, इसको हम लोग बोलते हैं नॉलेज एंड इनोवेशन, नॉलेज एंड इनोवेशन, नॉलेज एंड इनोवेशन, है ना। ज्ञान एवं नवाचार को क्या करना? बढ़ावा देना। अब ज्ञान एवं नवाचार का मतलब क्या है? तो याद रखना है टेक्नोलॉजी का विकास करना। ज्ञान एवं नवाचार का मतलब है तकनीक का प्रयोग। तो तकनीकी प्रयोग, तकनीकी प्रयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, प्रयोगशालाओं का निर्माण करना, लैब बोलते हैं ना, प्रयोगशाला, प्रयोगशाला का निर्माण करना, है ना। प्रयोगशाला को बढ़ावा देना, जैसे आपने देखा होगा अटल टिंकरिंग लैब बोलते हैं, है ना, ये प्रयोगशाला है। तो ये ज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देता है ना। वैज्ञानिकता को बढ़ावा देना, इसका मतलब ये भी होता है वैज्ञानिकता को बढ़ावा देना, वैज्ञानिकता को बढ़ावा देना, वैज्ञानिकता को बढ़ावा देना। ओके, आ गई बात समझ में? तो ये ज्ञान एवं नवाचार को बढ़ावा देने की बात मैंने यहां पर करी है। तो ये इसका दूसरा उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है? तो याद रखना नीति आयोग का उद्देश्य। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये नीति आयोग का दूसरा उद्देश्य मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश की है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये और क्या क्या काम करता है? ये सरकारी कार्यक्रम जो है उनका कार्यान्वयन की निगरानी को करता है और उसमें सुधार के लिए फीडबैक भी देता है। तो निगरानी एवं मूल्यांकन, ठीक है, क्या लिखेंगे अगला? अगला लिखेंगे निगरानी एवं मूल्यांकन, निगरानी एवं मूल्यांकन। तो निगरानी एवं मूल्यांकन, निगरानी एवं मूल्यांकन, निगरानी एवं मूल्यांकन, निगरानी एवं मूल्यांकन। ठीक है, निगरानी एवं मूल्यांकन को बढ़ावा देना।
तो निगरानी एवं मूल्यांकन का मतलब क्या है? तो याद रखना, इसका सिंपल सा मतलब है सरकारी कार्यक्रमों को, सरकारी कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रमों की निगरानी करना, सरकारी कार्यक्रमों की निगरानी एवं सुधार हेतु फीडबैक, एवं सुधार हेतु फीडबैक देना, फीडबैक देना कि यार सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो योजनाएं चलाई जा रही है, जो सरकारी नीतियां है, उसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं। ठीक है। फिर ये क्षेत्रीय और विभागीय जो मुद्दे हैं उनको समाधान करने का भी प्रयास करता है। तो अगला बिंदु लिखेंगे मेरे साथियों, क्या लिखेंगे? तो अगला बिंदु लिखेंगे क्षेत्रीय एवं विभागीय मुद्दों को समाधान करना, क्षेत्रीय एवं विभागीय मुद्दों, क्षेत्रीय एवं विभागीय मुद्दों, विभागीय मुद्दों का समाधान करना, क्षेत्रीय एवं विभागीय मुद्दों का समाधान करना, मुद्दों का समाधान करना, समाधान करना, समाधान करना। ठीक है। एक ये भी आपको यहां पर याद रखना है, क्षेत्रीय एवं विभागीय मुद्दे जैसे नदी जल विवाद है ना, जैसे क्षेत्रीय सीमा विवाद है, उनको बैठ करके आप सभी जानते हैं कि गवर्निंग काउंसिल क्षेत्रीय परिषद का गठन ही इसलिए किया गया। ठीक है, ताकि क्या हो सके, मिल बैठकर चर्चा कर सके, ज्ञान और नवाचार को बढ़ावा दे सके, समस्या का समाधान कर सके। ठीक है। इसके अलावा ये नियोजन को अपनाता है, ये कहते हैं ना बॉटम टू अप अप्रोच को अपनाता है, ग्राम स्तर पर योजनाओं का निर्माण करता है ताकि देश का विकास किया जा सके। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। सही गलत है? तो लिखना ये ग्राम स्तर का विकास करता है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके अंदर? हम ये लिख सकते हैं मेरे साथियों, ग्राम स्तर पर योजनाओं का निर्माण करना। तो ग्राम स्तर पर योजना निर्माण, ग्राम स्तर पर योजना निर्माण, ग्राम स्तर पर योजना का निर्माण करना, ग्रामीण स्तर पर योजना का निर्माण करना। और योजना का निर्माण करके ये क्या करता है? तो ग्रामीण स्तर पर जब योजना का निर्माण करेगा तो इसका मतलब है कि अब योजना गांव के सरपंच साहब बना रहे हैं। इसका मतलब है नियोजन का क्या हो रहा है? विकेंद्रीकरण हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं विकेंद्रीकृत नियोजन, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, विकेंद्रीकृत नियोजन। क्या बोलते हैं आप इसे? विकेंद्रीकृत नियोजन, विकेंद्रीकृत नियोजन के नाम से आप इसे जानते हैं। तो विकेंद्रीकृत नियोजन के नाम से आप इसे जानते हैं। ओके, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के नाम से आप इसे जानते हैं। ओके, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? तो ये सारे के सारे इसके क्या है? उद्देश्य हैं, है ना। ये सारे के सारे उद्देश्यों की क्या करता है? पूर्ति करता है। ओके, व्हाइट बोर्ड प्रयोग किया करो। कोई कहते हैं ब्लैक किया करो, कोई कहते हैं व्हाइट किया कर दो, कोई कहते हैं नीला किया करो, पीला किया करो, है ना। बेटा व्हाइट ही यूज करते थे, आपकी डिमांड पर ही हमने ब्लैक किया है। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? बताओ एक बार कि हाँ सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर हम अगली बात करते हैं मेरे साथियों विंग्स की, है ना। इसके अंदर नीति आयोग में कुछ विशेष विंग्स होती है, तो वो कौन कौन सी विंग्स होती है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। फोर्थ पॉइंट समझा दीजिए। फोर्थ पॉइंट, क्षेत्रीय एवं विभागीय मुद्दों का समाधान करना। लिख लो, ऐसे तो मैंने आपको पहले भी इसके अंदर पढ़ा रखा है। जैसे जैसे नदी जल विवाद है, तो नदी जल विवाद का समाधान करना, नदी जल विवाद, है ना, रिवर वाटर डिस्प्यूट बोल सकते हैं, है ना। नदी जल विवाद, क्षेत्रीय सीमा या सीमा विवाद की अगर हम बात करें, सीमा विवाद, तो प्रधानमंत्री जी इनके साथ बैठते हैं और जिन जिन राज्यों के बीच में विवाद है उनको भी बिठाते हैं कि आओ बैठो, तुम भी बैठो, क्यों लड़ाई कर रहे हो, समझ जाओ, सुधर जाओ, है ना। वैसा काम करते हैं ये। तो क्षेत्रीय एवं विभागीय मुद्दों का समाधान का मतलब ही ये होता है। तो नदी जल विवाद,
सीमा विवाद का समाधान, सीमा विवाद का समाधान। अरे इसके अलावा और भी कोई विवाद होगा ना अगर क्षेत्रों के बीच में, तो भी हो सकता है, बैठ बिठा करके मामला सेट हो सकता है। बुआ जी फूफा जी की भूमिका में आ जाता है नीति आयोग। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको यहां पर नहीं होगी। इससे आगे की हम चर्चा करते हैं एक बार। ठीक है, अब हम अगली बात करते हैं इसके अंदर, और अगली बात क्या है वो जरा समझो। अगली बात हम लिखेंगे भाई, काय के क्या लिखे, हाँ विंग्स है ना, तो लिखेंगे नीति आयोग की प्रमुख विंग्स। नीति आयोग की प्रमुख विंग्स। ऐसे तो तीन ही विंग्स है नीति आयोग की। अब देखो विंग्स का मतलब क्या होता है। विंग्स का मतलब होता है समूह, ग्रुप, है ना। फिर से कंफ्यूज मत हो जाना कि सर विंग्स का क्या मतलब होता है। विंग्स का मतलब होता है समूह, है ना, या विभाग आप इसे बोल सकते हैं। तो ये अलग अलग विभाग है जो स्पेशल काम करने के लिए बनाए जाते हैं। तो नीति आयोग चूंकि देश का विकास करता है, सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। तो नीति आयोग जब देश का विकास करता है तो वो अलग अलग विंग में क्या करता है, में अपना विकास पूरा करता है। तो इसकी तीन विशेष विंग है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, तो इसकी तीन विशेष विंग है। कौन कौन सी विंग है वो जरा देखना। क्या खा गया? मैंने तो पहले ही कहा था। तो याद रखना इसकी तीन विशेष विंग है। कितनी विंग है? तीन विंग है। तीन विंग में सबसे पहली जो विंग है उसका नाम क्या है? शोध विंग। शोध विंग। तो पहली विंग क्या लिखेंगे? शोध विंग। और शोध विंग को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो रिसर्च विंग के नाम से। अतरु बड़ो। तो शोध विंग बोलते हैं आप इसे, रिसर्च विंग के नाम से आप इसे जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रिसर्च विंग के नाम से आप इसे जानते हैं। तो शोध विंग जो है ये क्या करती है ना, शोध विंग क्या करती है? आइए जरा पहले इसी के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तीन विंग है ऐसे हमारे पास में इसकी पढ़ने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी रिसर्च विंग क्या करती है, क्या काम है इसका। तो ये नीति आयोग के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। जो रिसर्च विंग है ना, यही रिसर्च करती है अलग अलग सेक्टर में क्या क्या समस्या है ना। अलग अलग सेक्टर वाइज ये क्या करती है, तो विशेषज्ञता हासिल करती है, डेटा को कलेक्ट करती है, और उसके बाद में क्या करती है, तो योजना बनाती है, देश के विकास के लिए योजना बनाती है। तो हम इसमें लिखेंगे रिसर्च विंग में, हम क्या लिखेंगे रिसर्च विंग में? तो सबसे पहली बात इसके अंदर ये लिखेंगे कि ये क्या करती है। तो याद रखना ये जो रिसर्च विंग है ये नीति आयोग जो है उसका थिंक टैंक है। तो लिखेंगे ये आयोग का थिंक टैंक है। ये आयोग का थिंक टैंक है। आयोग मतलब नीति आयोग की बात हो रही है ना। ये आयोग का थिंक टैंक है। ये आयोग का थिंक टैंक है। ये आयोग का थिंक टैंक है। थिंक टैंक है। ये आयोग का क्या है? थिंक टैंक। तो पूछा जा सकता है कि आयोग का थिंक टैंक कौन सी विंग है, तो रिसर्च विंग है। अब इसमें मैं आपको ये बताऊं कि ये क्षेत्रवार है ना, ये इसमें लिखेंगे क्षेत्रवार, सेक्टर वाइज, क्षेत्रवार, है ना। क्षेत्रवार डाटा, डाटा इकट्ठा करती है। ये क्षेत्रवार डाटा इकट्ठा करती है।
क्षेत्रवार ये डाटा को इकट्ठा करती है, ठीक है। डेटा को इकट्ठा करने के बाद में, है ना, डाटा इकट्ठा करती है, फिर हम लिखेंगे समस्या का समाधान करती है, समस्या का समाधान एवं राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण करती है। एवं राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण करती है। एवं राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण करती है। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि अलग अलग सेक्टर वाइज क्या करती है, तो ये नीतियों का निर्माण करती है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि ये क्षेत्रवार का क्या मतलब है। तो क्षेत्रवार का मतलब है सेक्टर वाइज। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, तो ये क्या करती है, कृषि क्षेत्र में पहले शोध करती है, वहां से डेटा इकट्ठा करती है कि यार कृषि में क्या क्या समस्याएं हैं, और फिर उस कृषि में जो समस्या है उनका समाधान करने के लिए योजना बनाती है राष्ट्रीय स्तर पर। जैसे मैं बात करता हूं ऊर्जा क्षेत्र की, एनर्जी सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है ना, और उन प्रॉब्लम्स का समाधान करती है ना, एनर्जी। इसके अलावा अगर मैं बातचीत करूं तो हेल्थ सेक्टर, स्वास्थ्य क्षेत्र, तो इन सभी अलग अलग क्षेत्र का क्या करती है, डेटा कलेक्ट करती है, एनालिसिस करती है, और उसके बाद में उसके लिए क्या करती है, योजना का निर्माण करती है। क्या करती है, योजना का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये विंग है जिसका नाम क्या है, तो शोध विंग है। बताओ कोई दिक्कत यहां तक किसी को, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं रिसर्च विंग के नाम से आप इसे जानते हैं। ये है रिसर्च विंग। ठीक है, ओके, ये रिसर्च विंग है। ठीक है ना। चलिए बढ़े, आगे बढ़े। करण सर मेरा कमेंट नहीं जाता है क्या, अरे भाई सबका कमेंट आता है। विंग्स का मतलब क्या होता है प्लीज बता दो। सचिन, सचिन भाई कितनी बार बताया, फिर सुनो। विंग्स का मतलब होता है कोई समूह, कोई ग्रुप, उसको बोलते हैं विंग्स। ठीक है, ग्राम स्तर पर योजना बनाना था, बनाना तो केंद्रीकरण हुई ना, नहीं। ग्राम स्तर पर योजना बनाना विकेंद्रीकरण हुआ। अगर केंद्र योजना बनाए तो उसे बोलते हैं केंद्रीकरण, और ग्राम स्तर पर विकेंद्रीकरण। देखो मेरे पास पावर है, केंद्र सरकार के पास में पावर है, ठीक है, ओके, है ना, केंद्र सरकार के पास पावर है। अगर केंद्र सरकार इस पावर को छोड़ दे, केंद्र सरकार इस पावर को अगर अपने पास रखे तो इसको बोलते हैं केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन। अगर इस पावर को छोड़े, इस पावर को थोड़े थोड़े पावर राज्य सरकार को दे, है ना, राज्य सरकार थोड़े थोड़े पावर स्थानीय सरकार को दे, लोकल गवर्नमेंट को दे, तो हम बोलेंगे इसका क्या हो रहा है, विकेंद्रीकरण हो रहा है। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, ये एक प्रकार का विकेंद्रीकरण था। किसका, पावर का। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है, हाँ, ओके। चलिए आगे ही आपको बात समझ में। चलो दूसरी विंग की हम बात करते हैं। दूसरी जो विंग है उसका क्या नाम है, तो उस विंग का नाम है, उस विंग का नाम क्या है। पहली तो शोध विंग है, दूसरी विंग है परामर्श विंग, कंसल्टेंसी विंग के नाम से आप इसे जानते हैं। ठीक है, हाँ विंग्स ही लिखा आएगा भाई, विंग लिख लो, विंग लो। ठीक है, अब लिखना परामर्शदात्री विंग, है ना। परामर्श विंग आप इसे बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं कंसल्टेंसी विंग। तो मैं यहां पे लिखता हूं परामर्श, परामर्श विंग। ठीक है, परामर्श विंग, या इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो कंसल्टेंसी बोल देते हैं ना आप इसे, कंसल्टेंसी विंग। तो याद रखना है कंसल्टेंसी, कंसल्टेंसी क्या बोलते हैं इसे, कंसल्टेंसी, कंसल्टेंसी, कंसल्टेंसी विंग के नाम से आप इसे जानते हैं।
कंसल्टेंसी विंग के नाम से आप इसे जानते हैं। ओके मेरे प्यारे भाई, अब कंसल्टेंसी विंग क्या है इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको यहां पर लेनी चाहिए। 3 विंग है, तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे तभी ये टॉपिक हमारा पूरा होगा, है ना। सुनो, कंसल्टेंसी विंग क्या है। ये केंद्र सरकार की, सुनना, ये जो विंग है नीति आयोग में, ये केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स की समस्याओं को समाधान करती है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इस कंसल्टेंसी में, परामर्शदात्री में, तो लिखेंगे यह 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 नीति आयोग की, या ऐसा लिखो, यह केंद्र एवं राज्य सरकार, यह केंद्र एवं राज्य सरकार यह केंद्र एवं राज्य सरकार की समस्याओं, यह केंद्र एवं राज्य सरकार की समस्याओं के समाधान के लिए, यह केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की समस्याओं के समाधान के लिए सलाह एवं तकनीकी सहायता देती है, ऐसा लिख सकते हो, सलाह एवं तकनीकी सहायता, सलाह एवं तकनीकी सहायता प्रदान करती है। प्रदान करती ओके, तो मैंने क्या कहा, ये सलाह देती है और तकनीकी सहायता देती है। तकनीकी सलाह भी बोल सकते हैं कि कैसे समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। आ गई बात समझ में? बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो ये है दरअसल परामर्श विंग। तो नीति आयोग में एक ऐसी विंग भी है जो अलग अलग समस्याओं को पहचान करके उनकी सलाह देती है कि यार हाँ, इस समस्या का समाधान ऐसे किया जा सकता है, या हम इस तरीके से इस समस्या को समाधित कर सकते हैं। तो ये आपकी कौन सी विंग है, तो याद रखना मेरे साथियों, इसे आप लोग बोलते हैं आपकी परामर्श विंग। क्या बोलते हैं इसे? परामर्श विंग के नाम से आप इसे जानते हैं, कंसल्टेंसी विंग के नाम से भी आप इसे जानते हैं। ओके, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगली विंग है जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं मेरे दोस्त, बहुत ही प्यारी विंग है, और उस विंग का नाम है टीम इंडिया विंग। क्या बोलते हैं इसे? टीम इंडिया विंग। ठीक है, टीम इंडिया विंग। टीम इंडिया, देखो एक टीम से काम होता है ना, तो बहुत अच्छे से काम होता है। तो लिखेंगे टीम इंडिया। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, पूरी टीम ही मिलकर काम कर सकती है। तो लिखेंगे टीम इंडिया विंग, टीम इंडिया विंग्स। क्या बोलते हैं भाई? टीम इंडिया विंग्स के नाम से आप इसे जानते हैं। और ये जो टीम इंडिया विंग्स है, दरअसल इसका मुख्य काम क्या होता है, तो यही वो विंग्स है जो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देती है। सहकारी संघवाद के बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, तो यहां पर डिस्कस करना बेवकूफी होगी, है ना। इतना भर याद रखें, ये सहकारी संघवाद को बढ़ावा देती है और राज्यों को शामिल करती है कि तुम भी आओ हमारे साथ बैठो, मंच शेयर करो और तुम बताओ कि तुम्हारे क्षेत्र का विकास कैसे किया जा सकता है, तुम्हारे इनपुट्स भी शामिल करें। तो राज्यों का दृष्टिकोण भी राष्ट्रीय नीति को बनाने में क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। तो हम इसमें लिखेंगे टीम इंडिया विंग्स में क्या लिखेंगे, तो सबसे पहली बात तो हम इसमें लिखेंगे सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। सहकारी संघवाद, अंग्रेजी में पहले बता चुका था, फिर बता देता हूं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, है ना। दूसरी बात राज्यों, ऐसा लिखेंगे राष्ट्रीय नीतियों में, नेशनल पॉलिसीज में, राष्ट्रीय नीतियों में राज्यों के दृष्टिकोण को शामिल करना। राज्यों के दृष्टिकोण, कि राज्य क्या सोचता है, दृष्टिकोण को शामिल करना। राज्यों के दृष्टिकोण को शामिल करना, राज्यों के दृष्टिकोण को क्या करना? शामिल करना। कोई दिक्कत इसमें किसी को? बताओ। ऐसे तो ये बहुत ही अच्छी चीज है,
मतलब आपको आसानी से समझ में आ जाएगी ऐसा मैं मान करके चलता हूं। तो ये 3 विंग इसकी है, इन तीनों विंग को आप लोगों को क्या करना है, तो अच्छे से पढ़ना है, समझना है और आगे बढ़ना है। बताओ, ठीक है। ऐसे तो आज मैंने हेडिंग डलवाया था बैंकिंग पर, बैंकिंग की शुरुआत नहीं हो पाई। अगर लिख लिख के पढ़ाएंगे तो शुरुआत होना बड़ा मुश्किल होगा, है ना। तो कैसी लगी ये क्लास आप लोगों को, एक बार मुझे जरूर बताइएगा। थोड़ा सा समझने की क्लास थी, है ना। बाकी अब हम अगला हेडिंग डाल लेते हैं आज की क्लास में, और अब हम लोग पढ़ेंगे नीति आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमुख सूचकांक। वो कौन कौन से इंडेक्स को जारी करता है नीति आयोग, है ना। क्योंकि आपकी परीक्षा में स्पष्ट रूप से टॉपिक का नाम लिखा हुआ है नीति आयोग, इसलिए हमें पढ़ना जरूरी होगा, चाहे 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रमुख सूचकांक या प्रमुख जारी किए गए सूचकांक, है ना। अंग्रेजी में लिखे तो लिखेंगे नीति आयोग द्वारा जारी सूचकांक, नीति आयोग द्वारा जारी सूचकांक, नीति आयोग द्वारा जारी सूचकांक। तो नीति आयोग के द्वारा कौन कौन से सूचकांक को जारी किए जाते हैं, है ना, या कौन कौन से सूचकांक इसके द्वारा जारी किए गए हैं। इंडेक्स आप इसे बोल देते हैं विशेष रूप से, किसके नाम से जानते हैं, इंडेक्स के नाम से आप इसे जानते हैं। तो बहुत सारे सूचकांक इसके द्वारा जारी किए जाते हैं, गरीबी को लेकर के, सतत विकास लक्ष्य को लेकर के, है ना। जैसे एक सूचकांक के बारे में मैं आपको बता भी देता हूं यहां पर, इसने इसने एक सूचकांक जारी किया जिसका नाम है राजकोषीय वित्तीय स्थिरता सूचकांक, है ना। क्या बोलते हैं उसे, तो राजकोषीय वित्तीय स्थिरता सूचकांक आप इसे बोलते हैं। तो यह रिपोर्ट या सूचकांक इसने जारी किया है, या इसका एक और नाम है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक लिखेंगे, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, ओके, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक। और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं अंग्रेजी में, तो इसको हम बोलते हैं फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। किस नाम से जानते हैं आप इसे, तो इसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स के नाम से आप इसे जानते हैं, है ना। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के नाम से आप इसे जानते हैं, ओके। क्या बोलते हैं इसे, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक। अच्छा, अगर सवाल यह पूछा जाए कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक पहली बार जारी कब किया गया, तो क्या जवाब देंगे, तो याद रखना है इसको पहली बार जारी किया गया था जनवरी 2025 में, ठीक है। किसने जारी किया गया था, नीति आयोग ने जारी किया था। तो इसको लिखेंगे जारी किसके द्वारा किया जाता है ये, तो ये नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। तो NITI, नीति आयोग द्वारा, तो नीति आयोग के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और इसको पहली बार जारी कब किया गया था, पहली बार, तो पहली बार जनवरी 2025 में इसको जारी किया गया था। कब जारी किया गया था, जनवरी 2025 में। तो इसको जनवरी 2025 में पहली बार जारी किया था, किसको, इस राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक को, है ना। इसका क्या उद्देश्य होता है, तो इसके उद्देश्य के बारे में हम बातचीत करेंगे कल। तो मैं आपको यहां पर लिख देता हूं इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। और उद्देश्य के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अब कल, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हाँ हाँ इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आओ इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। कल करेंगे भाई। तो इतना भर पढ़ के आना जरूर, बाकी चर्चा आपसे हम करेंगे कल, ठीक है। चलिए भाई, तो ये कौन सी क्लास है, तो आप सभी जानते हैं कि ये पंचायत बेज है, पंचायत बेच, पंचायत बेच है ना ये, पंचायत बेच
इकोनॉमिक्स, है ना, ताकि बोर्ड पीडीएफ इधर उधर ना हो, इसलिए लिखना जरूरी होता है। चलो, अब हम अगली बात करेंगे आपसे कल। ओके, नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद। कल मिलते हैं आपसे शाम को वापस से 7 बजे, ठीक है? शुक्रिया, धन्यवाद।